नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। 14 दिन में 27 लोग अपनी जान दे चुके हैं। 1 नवंबर को भी हिंगोली जिले में 2 लोगों ने सुसाइड किया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जारांगे पिछले 9 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और 1 नवंबर से उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया है। उधर सरकार का शिष्टमंडल भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जारांगे से मिलने के लिए रवाना हो गया है। सवाल यह है कि मराठा आरक्षण का जिन्न हमेशा राज्य और केंद्र चुनावों के पहले ही बोतल से बाहर क्यों निकलता है और फिर गायब हो जाता है? कितने साल हो गए मराठा आरक्षण को लेकर खबरें सुनते आ रहे हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह आंदोलन की नींव कब पड़ी और आज तक कोई भी पार्टी मराठाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे पाई। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी और साथ ही हमारे जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या है आंदोलन की स्थिति इस वक्त वहां पर? देखिए मुक्ता जी, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन एक तरह से एक कमिटमेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज ने एक कानून बना करके दिया था, उसके इम्प्लीमेंट नहीं होने का एक नाराजगी का गुस्सा और नाराजगी आप इसको कह सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया वो निरस्त कर दिया कानून जो बना था महाराष्ट्र के सदन में। तो अब इसका करेक्शन कैसे हो, ये बड़ा सवाल है। करेक्शन के लिए जब पॉलिटिकल पार्टीज कोई सोल्यूशन लेकर नहीं आई तो आंदोलनकारियों ने स्वयं एक करेक्शन निकाला कि मराठों को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट दे दिया जाए, वो ओबीसी हो जाएंगे, अलग से आरक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कोई संविधान में संशोधन, कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ हितों का टकराव है। महाराष्ट्र की सारी पॉलिटिकल पार्टीज मराठा के समर्थन में तो है कि मराठा आरक्षण हो, लेकिन ओबीसी की कीमत पर हो, इस पर थोड़ा संशय भी है, संकोच भी है। जिस किसी ने थोड़ा इशारा करने की कोशिश की है तो उसको थोड़ी नाराजगी भुगतनी पड़ी है। लेकिन जो लोग नेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो ओबीसी की कीमत पर ऐसा होने नहीं दे सकते। यही कारण है कि बीजेपी भी नेशनल लेवल पर चुप है और कांग्रेस भी नहीं बोल पा रही है। और स्टेट लेवल की स्टेट लीडरशिप का तो अपनी होड़ है, सारे विधानसभा में सबकी वॉइस एक है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल के नितिन गडकरी का बयान देखिए, एक कॉन्क्लेव में दिल्ली में ही एक नेशनल चैनल में वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मराठा नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि ऐसी भूमि जहाँ से बड़े बड़े शिवाजी महाराज, साहूजी महाराज, सावरकर, दूसरे तमाम लोग आए, वहाँ जाति के नाम पर ये क्या हो रहा है। वो आधा बोला, उन्होंने पूरी बात नहीं कही। लेकिन प्रश्न यही है जो महाराष्ट्र से बाहर उठ रहे हैं। अगर मराठाओं को भी आरक्षण चाहिए तो किसको देश में आरक्षण नहीं चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है जो देश के सारे लोगों के मन में है। पाटीदारों को आरक्षण चाहिए गुजरात में, तो किसको नहीं चाहिए? यानी आरक्षण का जो बेसिक सिद्धांत है, जो शैक्षणिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उस सिद्धांत को दरअसल डाइल्यूट किया गया 10% इकोनॉमी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्रिएट करने के बाद। तो उसके बाद हर जाति को आरक्षण चाहिए। कहाँ नहीं गरीब है, कहाँ नहीं आर्थिक रूप से पिछड़ा है। तो यही कारण है कि देश में होड़ लग गई है कि हमें आरक्षण चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए। हम मराठा आरक्षण को गलत नहीं ठहरा सकते। जब ईडब्ल्यूएस दिया है तो ईडब्ल्यूएस तो सब जगह है। ये मूल बात है। पृथ्वीराज जी, सर, आप महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और आप जब सीएम थे तो आप 16% आरक्षण भी देने की बात कर रहे थे, लेकिन कोर्ट की तरफ से रजामंदी नहीं मिली। जब सारे दल राजी हैं तो आखिर क्या दिक्कत आ रही है? इतने साल हो गए लेकिन आज तक इसका हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? देखिए, इसके हम थोड़ा पूर्व इतिहास जाने तो महाराष्ट्र में 1902 में छत्रपति शाहूजी महाराज ने प्रचार अपनी सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण रखा था, जिसमें कि अन्य जातियों के साथ मराठा समाज को भी पिछड़ा मानकर उनको आरक्षण दिया था। तो 1902 से लेकर स्वतंत्रता मिलने तक कोल्हापुर स्टेट में मराठाओं को आरक्षण मिलता रहा। उसके बाद बैकवर्ड क्लास कमीशन 2 बने, काका कालेलकर कमीशन, मंडल कमीशन। उन्होंने मराठा समाज को पिछड़ा मानने से इनकार कर दिया और
उस समय से मराठा आरक्षण रुक गया। लेकिन मराठा में जो कुणबी तबका है, कुछ लोगों को पर्टिकुलरली नागपुर एरिया में, विदर्भ में उन्हें कुणबी कहा जाता है, जिन्हें फिर ऑटोमेटिकली ओबीसी आरक्षण मिलता है। अब सवाल यह है कि ये जो आरक्षण है ये शिक्षा एडमिशन्स के लिए और सरकारी नौकरियों के लिए है, और ये पॉलिटिकल आरक्षण की बात नहीं हो रही है। तो अब देखिए, एक प्रावधान है कोर्ट के आदेश के अनुसार कि अगर आप क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठे करेंगे और उससे आप ये दिखा सकेंगे कि असल में इस कम्युनिटी का सरकारी नौकरियों में और यूनिवर्सिटीज में या एकेडमिक फील्ड में कोई भी ज्यादा प्रतिशत हिस्सा नहीं है, तो उसे पिछला करार देकर उसे आरक्षण दिया जा सकता है। इसके चलते मैं जब मुख्यमंत्री था तब मैंने एक मंत्रिमंडल की समिति गठित की थी। उस समिति ने साल भर में सारे तथ्य इकट्ठा किए। तो क्वांटिफाइबल डेटा की बात हो रही है, क्वांटिफाइबल डेटा हमने रखा और फिर कैबिनेट में फैसला किया 16% आरक्षण दिया जाए। मराठों की संख्या करीब करीब 32% है। ऐसे 1931 का जो आखिरी जनगणना हुई थी उसमें ये सामने बात आई है। अब बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा होगा। तो उस समय 16% आरक्षण दिया गया था, मिलना भी लगा था। लेकिन चुनाव के पहले ये बात हुई थी, कोई न कोई व्यक्ति हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने इसको माना नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि टेक्निकली ये आपका जो आंकड़े आपने पेश किए हैं, ये मंत्रिमंडल की सब कमेटी ने की है, ये बैकवर्ड क्लास कमीशन ने नहीं की। तो इस टेक्निकल फॉल्ट को लेकर उन्होंने 1914 में जो मेरी सरकार ने जो आरक्षण दिया था उस पर रोक लगा दी। उसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस सरकार का आई। उन्होंने भी वादा किया था चुनाव में कि हम जरूर देंगे मराठाओं को आरक्षण, लेकिन फिर भी चुनाव आते तक कुछ हुआ नहीं। उन्होंने फिर 2018 में दिसंबर में एक और कानून बनाया, 16% की जगह 12% कर दिया और मराठों को फिर आरक्षण दिया। लेकिन उसमें एक चूक ये हुई कि उसके पहले 3-4 महीने पहले मोदी जी ने संविधान में 102 संविधान संशोधन करके राज्यों के सारे अधिकार अपने आप पास लिए थे। यानी कि जब देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में कानून पारित किया तब राज्य की सरकार को देवेंद्र फडणवीस के बाद कोई अधिकार नहीं थे कि राज्य की किसी भी समाज को, किसी भी जाति को कोई ओबीसी करार दिया जाए। यानी ये एक तरह से हम मानते हैं कि धोखा हुआ जनता के साथ। हमारे महाराष्ट्र के सर, मेरा भी यही अगला सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी है कि आरक्षण देने की जरूरत नहीं है, फिर सरकारें क्यों देना चाहती हैं और कैसे इसका हल निकलेगा? जरूरत तो है, क्योंकि क्या मराठा समाज अगर सरकारी नौकरियों में या शिक्षा संस्थानों में उसका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उसका जवाब है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है कि वहाँ पे यूपीएससी में हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो नौकरियां दी जाती है उसमें जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व होना चाहिए था वो नहीं है। 32% लोग हैं, लेकिन मात्र 2-3 प्रतिशत लोग भी इस सेवा में नहीं है। इसलिए ये पिछड़ा करार करके इसको सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में एडमिशन्स में आरक्षण देने की बात चल रही है। अब सवाल यह है कि यह आरक्षण सिर्फ राज्य के सेवाओं के लिए है, क्योंकि दिल्ली का आरक्षण अगर ओबीसी में देना है तो वो नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। और जब मराठाओं को देंगे तो जाट है, पटेल है, कापू है, कई सारे समाज आते हैं। तो अभी इसका एक ही हल है कि नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र सरकार है उस पर कुछ गंभीरता से विचार करें, और या तो देश का आरक्षण देना है, राष्ट्रीय आरक्षण देना है तो क्या करना है। अगर राष्ट्रीय आरक्षण नहीं देना तो फिर राज्यों को कानून बनाने दीजिए और कानून में जो भी खामियां हैं उसको पूरा करके आरक्षण दीजिए, क्योंकि ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज की कमिटमेंट है महाराष्ट्र की जनता की। अगर आप पॉलिटिक्स में देखिए तो महाराष्ट्र में 40% से ज्यादा नेता विधायक जो है मराठा हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 33% मराठा ही जो हैं महाराष्ट्र में न सिर्फ किंग मेकर्स हैं बल्कि किंग भी हैं। देखिए, ये राजनीतिक आरक्षण की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है और इस सरकारी नौकरी भी वहीं को बिलोंग करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या
उसका भी कुछ असर पड़ेगा? मराठा समाज का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, जैसे जाट समाज का हरियाणा में है, पटेल समाज का गुजरात में है, लेकिन बात हो रही है सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में। ये आरक्षण सिर्फ उसी के लिए है, इसका कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा। हमें विश्वास है कि एकनाथ शिंदे जी ने पूरे शिवाजी महाराज के स्टैचू के सामने जाकर पिछले हफ्ते सौगंध ली है, कसम ली है कि मैं मराठों को आरक्षण देकर रहूंगा। हम इंतजार करें कि मुख्यमंत्री ने अगर महाराष्ट्र की जनता के साथ और विपक्ष के साथ वादा किया है कि हम करेंगे, तो हम इंतजार करते हैं कि किस तरह से एकनाथ शिंदे सरकार आरक्षण देने की कोशिश करती है। प्रेम कुमार जी, जाहिर सी बात है कोई भी मराठाओं को नाराज नहीं करना चाहता है, कोई भी दल, लेकिन आपको क्या लग रहा है कहां तक कैसे बनेगी ये बात? क्या हल निकलता है इसका दिख रहा है? ये बात चौहान साहब कह रहे हैं कि राजनीतिक आरक्षण की बात नहीं है। बात सही है, ये एससी वर्ग को या एसटी वर्ग को जैसे चुनाव में रिप्रेजेंटेशन वाला आरक्षण होता है वो नहीं है। ये शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर मिलने वाला आरक्षण का जो सिद्धांत है देश में, उस हिसाब से ये आरक्षण की मांग है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया या जो प्रश्न किए जा रहे हैं, उस आधार पर मराठाओं को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, ये प्रश्न शेष भारत में जरूर है, भले महाराष्ट्र की सियासत में नहीं है। कि महाराष्ट्र में चूंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज और जो लीडरशिप में है उसमें मराठे हैं, तो उनको मराठा वोट दिखता है कि 30% 35% की राजनीति हम करें। लेकिन वास्तव में अगर शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर पिछड़ेपन को आधार बनाया जाएगा, तो क्या मराठा के साथ छुआछूत होता है? क्या कोई उस किस्म का भेदभाव होता है जिस वजह से आरक्षण का जन्म हुआ, जिस वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन को, माने मैं दलितों की बात कर रहा हूँ, ओबीसी में भी के साथ भी ये लागू होगा। कह सकते हैं कि ओबीसी की बाकी जातियां भी ऐसा नहीं है कि छुआछूत का शिकार। लेकिन मराठा एक संपन्न वर्ग है कंपैरेटिवली दूसरे समुदाय के हिसाब से, इसीलिए यह प्रश्न है। मगर राजनीतिक परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जान दे रहे हैं, उसको टैकल नहीं कर पा रही है पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे किसी भी पार्टी की हो। भाई क्यों जान देंगे? नौकरी तो रिजर्वेशन के नाम पर बची नहीं है, और आप नौकरी और एजुकेशन खरीद दीजिए ना। एजुकेशन में आरक्षण क्या होता है? और एजुकेशन में जो कोई भी मेडिकल पढ़ना चाहता है, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, सबको आपको अवसर देना चाहिए। इस दिशा में पॉलिटिकल लीडरशिप को सोचना चाहिए। इसमें रिजर्वेशन के बजाय मुझे लगता है अवसर दिए जाने चाहिए। नौकरी में आरक्षण एक सवाल उठता है उस तबके का जिसकी भागीदारी नहीं है या किसी कारण से नहीं हो रही, तो इसको सोचना पड़ता है पॉलिटिकल लीडरशिप को। लेकिन मुझे अभी लगता है कि अभी तत्काल जिस ज्वार पर पहुंच चुका है मराठा आरक्षण आंदोलन, इसको बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते। इसको कम से कम पिछली दफा जो विधानसभा में पारित किया गया था उसको कैसे बचाया जाए, कैसे संविधान में संशोधन हो दिल्ली में। मैं सोचता हूँ उद्धव ठाकरे जी ने एक दिन पहले जो राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है, वो बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और वहीं से यह सोल्यूशन निकलेगा। स्टेट लेवल पर इसका सोल्यूशन मुझे नहीं दिखता है। सर पृथ्वीराज जी, यही मैं भी जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि देखिए ये आग आज की नहीं है, ये आग बहुत पुरानी है, और इस बार अगर आप देखिए तो बहुत ही वायलेंट होता जा रहा है, बहुत ही उग्र होता जा रहा है ये आंदोलन। अगर अब इसे नहीं रोका गया तो फिर ये कहां तक जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए असल बात क्या है, क्यों हमारे बच्चे सड़क पे उतर रहे हैं, ये सारी बात है एक फ्रस्ट्रेशन आया है कि नौकरियां नहीं है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास जिस गति से होना चाहिए था, या जिस गति से 2004 से लेकर 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जिस गति से अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ था, उस गति से आज नहीं हो रहा है। कोविड के 2 साल छोड़ दीजिए, फिर भी 9 साल में नरेंद्र मोदी जी के प्रदर्शन, कुछ भी आंकड़े हम बताइए, 5वीं अर्थव्यवस्था बताइए, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही है और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। चुनावी अभी इस 5 चुनाव में भी आप देखेंगे कि बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब एक तरफ रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं मिल रही, चलो आप पढ़ाई कर लेते हैं, तो पढ़ाई करके हमें कुछ मिल जाएगा। पढ़ाई में आपको एडमिशन नहीं, सरकार ने जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण किया है और जो
प्रोफेशनल कोर्सेज की जो फीस चार्ज की जा रही है, ये आम आदमी के लिए संभव नहीं है, तो वो दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। और तीसरा बड़ा फेल्यूर, मराठवाड़ा एक पिछड़ा इलाका है जहाँ पे ज्यादा आंदोलन तेजी से हो रहा है, जहाँ से जरांगे पाटिल जिस एरिया से आते हैं वहां पे देखिए पानी नहीं है, इस साल बारिश नहीं हुई है। अब लोगों को जो पिछली फसल आती है उसके जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो नहीं मिल रहा है। अगर आप जो लागत लगाते हैं उतनी भी कीमत आपको नहीं मिले, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार मानती है कि मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगी। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं इस समस्या का समाधान निकालने के लिए। एक तरफ एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि वो इसके पक्ष में हैं, तो कैसे अब इसका क्या समाधान निकल सकता है और क्या कोशिशें की जा रही हैं सरकार की तरफ से और क्या वो पर्याप्त हैं? मुक्ता जी, जो स्थिति बनी है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है? मुक्ता जी, आज की राजनीति में अगर सत्ताधारी दल जब सर्वदलीय बैठक बुलाती है तो समझ लीजिए कि उनके पास सोल्यूशन नहीं है, वरना डिसीजन लेकर के निकल आते हैं। जब डिसीजन लेने में दिक्कत होने लगती है तब वो सर्वदलीय बैठक बुलाती है। तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसमें क्या निकला? उसमें जो ब्रीफिंग है वो ये है कि हम सभी सहमत हैं कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, मराठा आरक्षण जो है सही मांग है। तो इस निर्णय का कोई अहमियत नहीं है, ये तो पहले भी आप सभी जानते थे और सभी मानते थे। विधानसभा में पारित हो गया, चौहान साहब बता रहे हैं उन्होंने कानून भी बना दिया, बाद में भी बना। उसके बाद जो स्थिति की जटिलता पैदा हुई है, उस जटिलता को कैसे दूर करेंगे, ये सेंटर प्लस स्टेट के बीच डायलॉग का प्रश्न है। ये सर्वदलीय बैठक नेशनल लेवल पर होना चाहिए और नेशनल लेवल पर होगा तो इसका दायरा भी बढ़ेगा, सिर्फ मराठों की बात नहीं होगी और भी दूसरे तबके की भी बात होगी, एक ओवरऑल सोल्यूशन निकलेगा। उसी में जातीय जनगणना का प्रश्न भी उठेगा तो भाई जातीय जनगणना करा लीजिए, पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी रिजर्वेशन के भी मामले में, किसकी कितनी संख्या है, कि कौन किस इलाके में कितना है, उस बारे में आ जाएगी। तो एक बड़े लेवल पर एक इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो उस सोल्यूशन की ओर बढ़ने की कोशिश नहीं की जाएगी तो यहाँ सब एक दूसरे की आंख में धूल ही झोंक रहे हैं और हमें लगता है ये नहीं सुलझने वाला है ऐसी। बिल्कुल, जैसे आपने बोला, ये मैंने आपको पहले भी बोला कि भाई ये कोई आंदोलन नया नहीं है, इतने सालों से चला आ रहा है, हर बार आंदोलन होता है। लेकिन जिस तरह से इस बार इतना वायलेंट हुआ है या जहां इतनी आगजनी हो रही है, आत्महत्याएं हो रही हैं, क्या लगता है सरकार की तरफ से भी मतलब कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर हमारा कोलैप्स हो रहा है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? देखिए मुक्ता जी, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स तो हो रहा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के कोलैप्स होने पर कब होता, जब हमारी वोट बैंक पर आंच आने लगती है। लॉ एंड ऑर्डर तो मणिपुर में भी कोलैप्स हुआ, हमें कोई चिंता नहीं थी क्योंकि हमारी सरकार की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, तो नहीं चिंता हुई। लॉ एंड ऑर्डर तो क्या किसान आत्महत्या कर रहे हैं विदर्भ इलाके में, तो वो चिंता का विषय नहीं है क्या? वो भी है, लेकिन आज आंदोलन में आत्महत्या कर रहे हैं युवा, तो ये एक नए किस्म से चैलेंज है, क्योंकि हताश और निराश होकर के युवा आत्महत्या कर रहे हैं। वो मान रहे हैं कि हमें आरक्षण नहीं मिला तो हमारी जिंदगी खत्म, आरक्षण कोई जीवन का मकसद बना लिया, ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल आ गया। तो इसको कैसे एड्रेस करना है, सिर्फ आरक्षण देने से भी ये दूर नहीं होने वाला है। जैसा कि चौहान साहब ने बताया कि पूरा ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति भी खराब हुई है और पांचवी अर्थव्यवस्था बोलते हैं हम लोग, लेकिन अर्थव्यवस्था का आकार, उसके बढ़ने का जो ग्रोथ रेट है वो दरअसल नहीं बढ़ा है। दूसरे का विकास दर कम हुआ है तो हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं, वरना 2007 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, 2014 में $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई, तो इस हिसाब से 21 में तो 4 की होनी चाहिए थी ना, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, डबल। तो 4 क्या, अभी तक 4 हम नहीं पहुंच पाए हैं, 23 आ गया। तो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ या आकार बढ़ा नहीं है, हर तरफ फ्रस्ट्रेशन है, नौकरियां जा रही हैं, जो एस्टैब्लिश्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसका खस्ता हाल है, बुरा हाल है, जो सबसे ज्यादा नौकरी दिया करता था। खेती अब लाभप्रद नहीं रह गई है, तो हर क्षेत्र में ये निराशा है। आरक्षण तो एक बहाना है जान देने का, वो किसी और तरीके से जान देंगे युवा, ये हालत पैदा होगी। प्रेम कुमार जी, आपने इतना लंबा समय दिया है पत्रकारिता में,
आपको नहीं लगता कि आरक्षण जो एक राजनीतिक टूलकिट की तरह हो गया है? जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव के पहले ये सब चीजें जैसे कहते हैं ना कि जिन जो है बोतल से बाहर निकलने लगता है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी कुछ चुनाव तुरंत में होने वाले हैं स्थानीय स्तर के, उसको ध्यान में रख करके पॉलिटिक्स है। और आपको फिर सरकार कब रहेगी नहीं रहेगी ये भी सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार पूछ रहा है, स्पीकर से मांग रहा है स्पष्टीकरण, टाइम लिमिट दे रहा है, तो चुनाव वहां कभी भी आ सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल आम चुनाव है ही सामने। और दूसरी बात है कि महाराष्ट्र पूरे देश की सियासत को इम्पैक्ट भी करता है। वहां गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका इम्पैक्ट जाता है। इन सब कारणों से हर राजनीतिक दल अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखना चाहता है। और जिस तरीके से बीजेपी ने महाराष्ट्र में गैर मराठावाद वाली राजनीति शुरू की थी, कोशिश किया था कि गैर मराठावाद जैसे हरियाणा में गैर जाट और दूसरी तरह की सियासत की थी, वहां भी बीजेपी ने ये सियासत शुरू की थी, लेकिन वो चला नहीं कई कारणों से। खुद उनके साथी शिवसेना उससे अलग हो गई, तब अब वो भी मराठावाद पर ही आ गई। भाई देवेंद्र फडणवीस जी डिप्टी सीएम ही नहीं है भाई, कम से कम डीके शिव कुमार जी भी डिप्टी सीएम है कर्नाटक में, लेकिन उनका पावर ज्यादा है देवेंद्र फडणवीस जी से, क्योंकि यहाँ दो डिप्टी सीएम है। तो मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम और भी दो होना, ये भी मराठावाद जो है, मराठा वर्चस्व की जो सियासत है उसके फिर से वापसी का दौर है। इसमें बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा है, और इसीलिए जो ये आरक्षण की बात सामने आई है, तो इसमें हर कोई हम देने के लिए तत्पर ये दिखाना चाहता है पॉलिटिकल लीडरशिप, लेकिन वास्तव में वो तत्पर नहीं है, वो राजनीति की उनकी जरूरत है। बिल्कुल। पृथ्वीराज जी, आपसे एक आखिरी सवाल। आप एक सीनियर लीडर हैं, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिस तरह के हालात बने हैं आज की डेट में, जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आप गवाह रहे हैं इस पूरे आंदोलन के, आपने देखा है आज जिस तरह के हालात हैं, आप क्या कहेंगे? क्या सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो पर्याप्त हैं? क्योंकि जितना वायलेंट ये आंदोलन हो चुका है इस वक्त, क्या सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं क्या आपके हिसाब से ठीक है, और क्या होना चाहिए इसमें अगला कदम? देखिए, इसमें से सॉल्यूशन जो सही मायने में निकलना चाहिए वो दिल्ली में निकलना चाहिए। जैसे भाई साहब ने सही कहा, नरेंद्र जी को सभी देश के सभी इस तरह जहां जहां आंदोलन हो रहे सभी को बुला के कुछ हल निकालना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने 10% EWS आरक्षण दिया है, अब 10% अगर दे सकते हैं तो क्या मराठाओं को उसमें कुछ एडजस्ट नहीं कर सकते? जाटों को नहीं कर सकते, पटेलों को नहीं कर सकते? तो अगर इच्छा हो तो हो सकता है। लेकिन जो बहुत सही पॉलिटिकल बात आपने कही, महाराष्ट्र में एंटी मराठा बात बीजेपी ने चलने की कोशिश की, ओबीसी और मराठों में टकराव पैदा करने की कोशिश की। हरियाणा में हमने देखा क्या हुआ, तो वो सफल नहीं हुआ है। तो ओपनली तो नहीं कर सकते। और आपने एक भी बात कही कि देवेंद्र फडणवीस जी की पावर अब कम हो गई है, सही नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी दोनों गेस्ट आर्टिस्ट हैं, वो बाहर के दल से आए हैं। असल में पावर तो देवेंद्र फडणवीस जी के, उनके 106 विधायक है, जबकि शिंदे जी के 40 है और अजित पवार के भी शायद 40-45 है। तो ये तो दिल्ली की जरूरत है कि उनको मराठा फेस चाहिए, इसलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन पावर तो देवेंद्र फडणवीस जी के पास ही है, जो भी राजनीतिक गतिविधि है वही चलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो अपने जो नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका जो वजूद है उससे उसका उपयोग करके उनको मनाए कि दिल्ली में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि दिल्ली में ये ऑल पार्टी कॉन्सेंसस बनना चाहिए। दिल्ली में कौन सा कानून बनाना है इसका फैसला होगा, तभी सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई अनदेखी नहीं करेगा। लेकिन अभी ये हम कानून बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट बाद से रद्द कर देता है, फिर वापस आ जाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।